हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं मुकुल खरबंदा आज आपके साथ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की थर्ड वीडियो डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, एरोमेटिक प्लांट्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर वाज लॉन्च इन 2014 एंड 15। इट वाज लॉन्च आफ्टर सबस्यूमिंग, सबस्यूमिंग का मतलब सबको अपने अंडर कर लेना। इट वाज लॉन्च आफ्टर सबस्यूमिंग 6 ऑनगोइंग स्कीम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। और उस 6 में से 3 स्कीम्स थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और 3 थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में फ़र्क ये है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आमतौर पे शेयरिंग पैटर्न पे की जाती है। सेंटर और स्टेट्स उसका एक्सपेंडिचर शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें 75:25 का कंट्रीब्यूशन रहता है। 75% सेंटर कंट्रीब्यूट करता है, 25% स्टेट्स कंट्रीब्यूट करती हैं। और ये रेशो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बदल जाता है, 90:10 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेरेन अच्छा नहीं है और बॉर्डर भी इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा एड सेंटर को देनी चाहिए। तो 90% सेंटर देता है और 10% स्टेट्स देती है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का। बाकी 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, और थर्ड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। अब वो 3 मिशन को देखते हैं जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। पहला नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, दूसरा हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, HMNEH। नाम से ही पता लग रहा है, इसे 7 सिस्टरली स्टेट्स में और साथ ही साथ सिक्किम और 3 हिमालयन स्टेट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसमें हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ये सारी की सारी इंडिया के स्टेट्स बारिंग एक्सेप्ट अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और वो सारी स्टेट्स जो कि हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स में इंक्लूड कर ली गई हैं। तो ये अलग अलग स्टेट्स के लिए 2 अलग अलग मिशन हैं। अब देखते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंडर थर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल बैम्बू मिशन। नेशनल बैम्बू मिशन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसीज और फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज। स्टेट गवर्नमेंट्स जिस भी डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसीज या फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी का दर्जा देंगी, उन्हीं द्वारा ये इंप्लीमेंट की जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, बैम्बू को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है और बैम्बू के कई सारे यूजेस हैं। पहला कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में काम आता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक बहुत अच्छा सिंक है, ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज लाइक पेपर एंड पल्प एज वेल एज कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। काफ़ी सारी इंटरनेशनल फर्नीचर की इंडस्ट्रीज इंडिया में आके नॉर्थ ईस्ट से अपनी बैम्बू की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं और इससे वहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होता है। थर्ड पॉइंट, बैम्बू शूट्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड वेरियस अदर डिशेज। और लास्ट, इट्स रूट्स एंड लीव्स आर यूज्ड एज ए रेमेडी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, नेटिव मेडिसिन सिस्टम या आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम, इन सभी मेडिसिन सिस्टम्स में बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंडर 3 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, इसमें सेंटर का कंट्रीब्यूशन लगभग 100% रहता है। पहला नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो कि 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसे रजिस्टर किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में और इसकी मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी अध्यक्षता या जिनकी प्रेसिडेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास होती है। नेक्स्ट, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो कि कोची में लोकेटेड है और इसे 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था। सॉरी। लास्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर जो कि नागालैंड में लोकेटेड है और इसे 2006 में स्पेसिफिकली इसी पर्पस के साथ कि इसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है, इसी मैंडेट के साथ इसे एस्टैब्लिश किया गया था।
अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेटूनिंग। इसमें क्या किया जाता है, सपोज करिए ये एक शुगर केन की क्रॉप है और इसमें हमने एक हिस्सा ऊपर का हिस्सा शुगर केन का काट दिया, हार्वेस्ट कर लिया, और बाकी का हिस्सा जो बच गया इसको वहीं का वहीं रहने दिया, और इसको हम कहते हैं स्टबल क्रॉप या फिर रेटून। इसी स्टबल क्रॉप में से दोबारा कुछ टाइम बाद एक नई क्रॉप तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, इन दिस मेथड द केन इज कट क्लोज टू द ग्राउंड एंड इट्स रूट इज नॉट प्लग्ड। रूट को हमने उखाड़ा नहीं है, वहीं का वहीं छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम द स्टेम बिगिंस टू ग्रो अगेन एंड प्रोड्यूसेस अ सेकेंड क्रॉप। इन रेटून क्रॉपिंग देयर इज नो नीड फॉर फ्रेश प्लांटेशन। दोबारा से हमने क्रॉप को नहीं लगाया, उसी पुरानी क्रॉप के स्टबल में से नई क्रॉप निकल के आ गई है। इट इज जनरली एम्प्लॉयड इन द केस ऑफ शुगर केन एंड ओकेजनली इन पैडी कल्टीवेशन। आमतौर पर गन्ने की खेती में इस्तेमाल होता है, धान की खेती में कभी कभी इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये, क्योंकि हमने नई क्रॉप नहीं उगाई है तो एक तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बच गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं हुआ जो कि फील्ड को प्लोइंग करने में इस्तेमाल होता। दूसरी बात, फ्रेश प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, एफर्ट्स कम हुए और मैच्योरिटी ड्यूरेशन काफ़ी कम हो गया। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे, काफ़ी सारे एफर्ट्स मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम करने के लिए किए जाते हैं। कई सारे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स स्पेसिफिकली इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि क्रॉप की मैच्योरिटी पीरियड कम किया जा सके। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं रेटूनिंग प्रोसेस के। हर बार जब हम रेटूनिंग करते हैं तो उस क्रॉप की यील्ड कम हो जाती है क्योंकि कम न्यूट्रिएंट्स उस समय सॉइल में बचे होते हैं और हमने एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी बाद में नहीं किया होता रेटूनिंग के केस में। सेकेंड, रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिसीज इंक्रीजेज इन रेटून क्रॉपिंग। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का सोर्स, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि हरियाणा के करनाल में है। इन्होंने कुछ नई स्पीशीज को रजिस्टर किया था, वो एनिमल्स को इसी क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया। पहला, बद्री कैटल, ये सही है। बद्री एक कैटल की स्पीशी है जो कि उत्तराखंड के हिली एरिया में पाई जाती है। काफ़ी लंबी टांगे होती हैं और हिली एरियाज के लिए काफ़ी अच्छे से अडेप्ट हो जाती है। नेक्स्ट, टेरेसा जो कि एक गोट की स्पीशी है। ये अंडमान एंड निकोबार के ट्राइबल्स इसको रियर करते हैं, काफ़ी टॉल स्टर्डी होती है। नेक्स्ट, कोड़ी आड़ू गोट जो कि इंडिया के तमिलनाडु एरिया में पाई जाती है, वहाँ पे इसे मेनली मीट के लिए, मटन के लिए ब्रीड किया जाता है। नेक्स्ट, चेवाड़ू जो कि एक शीप की ही स्पीशी है, ये भी तमिलनाडु के ही कुछ खास डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है और एनिमल्स मीडियम साइज के होते हैं। नेक्स्ट, तेनीवो पिग जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पे इम्फाल में पाया जाता है और इसे पोर्क के लिए रियर किया जाता है। और लास्ट, कॉनेन जो कि एक चिकन की ही स्पीशी है। तो सभी के सभी सही हैं। आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू मशरूम। मशरूम के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, मशरूम बिलोंग टू प्लांटे किंगडम, गलत स्टेटमेंट। मशरूम फंजाई किंगडम को बिलोंग करते हैं। जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो कई किंगडम्स आते हैं, 5 किंगडम्स आते हैं, उनमें से प्लांट्स अलग हैं, फंजाई अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करिएगा। मशरूम फंजाई से हैं, प्लांट से नहीं है। सेकंड, मशरूम्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ कैलोरीज, गलत स्टेटमेंट। मशरूम्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन, स्पेशली विटामिन बी, बट नॉट फॉर कैलोरीज, दे आर वर्चुअली कैलोरी फ्री, उनमें कैलोरीज ना के बराबर होती हैं। थर्ड, ब्रुसोलोई इज द रीजन फॉर इट्स रिड्यूस्ड प्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ब्रुसोलोई एक ऐसी बीमारी है जो कि आमतौर पे कैटल में पाई जाती है, प्लांट्स या फंजाई में ये नहीं होती। तो इसका आंसर, आपसे पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट सही है, नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू महात्मा गांधी नेशनल जनरेशन एक्ट इन यूनियन बजट 2017 to 18। मनरेगा के लिए केंद्रीय बजट में कितना पैसा एलोकेट किया गया है इस साल। ऑप्शन ए 48,000, ऑप्शन बी 9,500 करोड़, ऑप्शन सी
1634 करोड़ या ऑप्शन डी 401 करोड़। इसमें ए सही आंसर है। 48,000 करोड़ रुपए इस साल मनरेगा के लिए एलोकेट किए गए हैं। 9500 करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करती है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था। 1634 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं वाइट रेवोल्यूशन के लिए, यानी मिल्क की प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए, और 401 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया। इंडिया में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसको आंसर करने से पहले एक दो लाइंस आपको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के बारे में बताता हूं। इंडिया का टोटल एरिया है लगभग 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से लगभग 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऐसा है जिस पे खेती की जाती है और उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। इसी 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जिस पे खेती की जाती है, इसमें से 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग एरिया ऐसा है जिस पे मल्टीपल टाइम्स क्रॉपिंग की जाती है एक साल में। तो इसको अगर हम इंक्लूड कर दें तो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग हो जाता है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। वो टोटल एरिया जिसमें वो लैंड को हम मल्टीपल टाइम्स गिनेंगे जिस पे मल्टीपल टाइम क्रॉपिंग की गई है, तो टोटल एरिया जो आएगा वो आएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया फॉर राइस इज मोर देन दैट ऑफ व्हीट, ये सही स्टेटमेंट है। सिंस इंडिपेंडेंस ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया फॉर राइस हैज ऑलवेज बीन मोर देन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया फॉर व्हीट। चावल, धान या चावल हमेशा ज्यादा जगह पे सो किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, ओवर द ईयर्स ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया फॉर फूड ग्रेन्स इज ऑन एन डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग ट्रेंड। बिल्कुल सही है। फूड ग्रेन्स के लिए कम कम जगह एलोकेट की जाती है, कम सोइंग की जाती है, कम एरिया फूड ग्रेन्स के लिए डेडिकेट किया जाता है, ज़्यादा एरिया नॉन फूड क्रॉप्स के लिए डेडिकेट किया जाता है। नॉन फूड क्रॉप्स में कैश क्रॉप्स आएंगी, टी, कॉफ़ी, जूट, रबर, कॉटन, ये सब। और इस ग्राफ से भी आप देख सकते हो फूड क्रॉप्स जो कि डार्क ग्रीन में है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है और नॉन फूड क्रॉप्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो अब सही स्टेटमेंट इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑल द अबव इसका सही आंसर है। ये इस टेबल में भी देख सकते हो आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। राइस के लिए लगभग 20 से ऊपर ही परसेंटेज रहा है, 23.5, 22.3, 22, 23.3 और फाइनली अभी 22.1। और वीट के लिए 7.6 से 8, 11, 12, 12, 13, 15, 15, 15, 15, पर ये हमेशा राइस से तो कम ही रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 25% टू ग्रॉस वैल्यू एडिशन इन इंडिया। क्या एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन GVA में लगभग 25% है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के रीसेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एलाइड में हम लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरी ये सब इंक्लूड करते हैं, और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 17% था साल 2016 से 17 में। तो क्वेश्चन में 25% दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ पल्सेज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये काफ़ी दिक्कत की सिचुएशन है कि हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पल्सेज का इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ डेटा बताता हूँ। पिछले साल हमने लगभग 5.6 मिलियन टन पल्सेस को इंपोर्ट किया था, और ये तो तब है जब हमने लगभग 22 मिलियन टन पल्सेस को डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस किया था। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, ये स्टेटमेंट भी सही है। पिछले साल हमने लगभग 1 मिलियन टन मसाले एक्सपोर्ट किए थे, और इंडिया दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अपने मसालों के लिए। इतिहास में भी मशहूर था, हिस्टोरिकली मशहूर रहा है। अब इसका आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपसे गलत स्टेटमेंट पूछी हुई है, इसलिए ओनली 1A सही आंसर है।
Sixth question, on the left side are given certain agricultural commodities and on the right are given current rate of GST imposed on them. Which of the following is incorrectly matched? इनमें से कौन सा सही नहीं है, किसके आगे सही GST रेट नहीं लिखा गया है? टी और कॉफ़ी पे 5% जीएसटी है, बिल्कुल सही। ड्राई फ्रूट्स पे 12% जीएसटी इम्पोज किया गया है और शीप और गोट्स के मीट पे कोई जीएसटी नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है। वीट पे 5% जीएसटी नहीं है बल्कि नील जीएसटी है, कोई जीएसटी नहीं है, याद रखिए इसको। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर और फ्लावर्स इज और आर बाइसेक्सुअल? इनमें से कौन कौन से फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं? इसके लिए आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में फ़र्क पता होना चाहिए। ये एक फ्लावर का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो स्टेमन लेबल किया गया जिसके दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। ये फ्लावर का मेल पार्ट है। ऐसे ही एक फीमेल पार्ट है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों और इनको मिला के बनेगा पिस्टिल, ये फीमेल पार्ट है। पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट एंथर से स्टिग्मा तक जाएंगे तो पॉलिनेशन होगा। अगर तो ये मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर हैं तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, और अगर दोनों अलग अलग फ्लावर्स में हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन कौन से फ्लावर्स इसमें से बाइसेक्सुअल हैं, तो मस्टर्ड और हिबिस्कस दोनों में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, और पपाया और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। तो आंसर बी, बोथ 1 and 2। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रक फार्मिंग? ट्रक फार्मिंग के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर यूज इन एग्रीकल्चर, गलत। सेकेंड, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल, गलत। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में कोई नीचे सॉइल नहीं होती बल्कि एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन के थ्रू ही सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सी, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये भी गलत। डी, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स टू बी सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड को ध्यान रखिए। अगर मैं अपने घर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स उगाता हूँ और सीधा सीधा उन्हें बेचता हूँ बिना किसी इंटरमीडियरी के, तो उसे ट्रक फार्मिंग कहा जाएगा। ट्रक का मतलब यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं है, बल्कि ट्रक का मतलब है यहाँ पे एक्सचेंज। ट्रक एक फ्रेंच सोर्स से लिया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन, पैसिफिक व्हाइट एंड ब्लैक टाइगर आर वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज यूज इन सी फूड? इनमें से कौन से सी फूड की दो वेराइटीज हैं, पैसिफिक व्हाइट और ब्लैक टाइगर? क्या वो क्रैब की हैं, फिश की, श्रिम्प की या स्नेक की? श्रिम्प की वेराइटीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पैसिफिक व्हाइट और ये है ब्लैक टाइगर। ये रिसेंटली न्यूज़ में था इसीलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है।